हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे थे, दो ध्रुवता का अंत यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसका एक बेहद खास टॉपिक आज लेकर उपस्थित हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यानी अति महत्वपूर्ण सवाल। जैसा जानते हैं कि हर चैप्टर में हम एनसीईआरटी और एमसीक्यूज के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करते हैं, जो ऐसे सवाल हैं जो आप कहीं नहीं डील किए और जिस एग्जाम से पहले या लेसन को कंप्लीट करने से पहले आपको इन सवालों की तरफ एक बार जरूर जाना चाहिए, ताकि आपका कंप्लीट जो है कवरेज चैप्टर का हो जाए। तो इसी क्रम में आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क, जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन, बिना किसी कूपन कोड या बिना कोई पैसे खर्च किए ले सकते हैं। यहाँ एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहला प्रश्न है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या प्रस्तावित किया? पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, चीन के साथ संधि या पूर्वी यूरोप का सैनिकरण। तो हम सबको पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था, आर्थिक सुधार किए थे, ठीक है ना। आर्थिक सामाजिक सुधार की बात उन्होंने की थी, विशेष करके आर्थिक सुधार। तो ये पूरा जो रिवाइव किया इकोनॉमी को, सोसाइटी को, और प्रशासनिक सुधार जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, वो सब किसमें थे? ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका में। तो ख इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का क्या कारण था? एक ध्रुवी मतलब होता है यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल एक ध्रुव हो। पहले क्या था? सोवियत संघ और अमेरिका के नाम के दो ध्रुव थे। तो एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था चेकोस्लाविया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, युगोस्लाविया का विघटन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन, जो 1991 दिसंबर में हो गया। और उसके बाद सोवियत संघ क्या हो गया? 15 गणराज्यों का जो पूरा संघ था, ये क्या हो गया? ये अपने आप में खत्म हो गया और केवल एक ध्रुव बन गया। कौन? अमेरिका। आ गई बात समझ में? तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसे आपने ध्यान में रखना है। अगला सवाल, भारत की पूर्वी अवलोकन नीति क्या है? यानी लुक ईस्ट, ठीक। तो चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध, या सार्क देशों के साथ? सही जवाब हो जाएगा आसियान देशों के साथ संबंध अच्छे हो, क्योंकि हम केवल पश्चिम की तरफ ना देखें, हम पूरब की तरफ भी देखें। और खास करके हम सोवियत संघ के विघटन के बाद हम इस तरह की नई नीतियां और लेकर आने लगे। यूएसएसआर के विघटन से विश्व राजनीति क्या हो गई? बहुध्रुवी, एक ध्रुवी, नाटो केंद्रित, सुरक्षा परिषद केंद्रित। तो वो एक ध्रुवी हो गई। हालांकि अब बहुध्रुवी होने के रास्ते में है, जब चीन और भारत G20 और आसियान जैसे और समूह तेजी से उभर रहे हैं। लेकिन सही जवाब एक ध्रुवी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व हर तरह से स्थापित हो गया, ठीक बात। रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार था जेनेवा समझौता, प्रमुखता अधिकार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, रूस वासियों के साथ अफगानिस्तान में बुरा व्यवहार। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार बन गया रूस का। मध्य एशिया 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। कौन सा देश? तो वो रहा तजाकिस्तान। तो ये 10 वर्ष तक सिविल वॉर, इंटरनल वॉर से जूझता रहा। रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? चेचन्या और तुर्कमेनिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, दागिस्तान, अजरबैजान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा चेचन्या और दागिस्तान। 2001 में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय समझौते हुए? तो लगभग 80। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने कौन सा व्यवस्था अपनाया? तो व्यवस्था अपनाई शॉक थेरेपी, जिसमें मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि इसमें क्या था, एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के तरफ संक्रमण। पूंजीवादी शासन की तरफ संक्रमण, ये चीज देखी गई। तो सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी शासन की तरफ केवल संक्रमण ही नहीं, कष्टप्रद संक्रमण था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। ये चीज शॉक थेरेपी में अपनाई गई। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई। क्या हो गई? एक तरह से तहस नहस हो गई, क्योंकि तुरंत इतना आसान नहीं था करना। फिर धीरे धीरे नए सिरे से रिवाइव करना पड़ा। 91 के बाद डैश कई प्रांत टूट गए। कौन से? युगोस्लाविया में।
बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तो ये 150 किलोमीटर लंबी थी, जो 1961 में बनाई गई थी और 1989 में क्या हो गई? तोड़ दी गई और वहां से शीत युद्ध समाप्त होने लगा, तोड़ी गई। ठीक, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का बर्लिन। ठीक, बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो लगभग 28 वर्षों तक। मैंने अभी ईयर्स बताए। किसने गिराया था? तो यहां पर गिराया था आम जनता ने, क्योंकि उनको लगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब पूंजीवाद समाजवाद का जो टकराव है वो खत्म होना चाहिए। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, जनता को आर्थिक आजादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों सही है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से भी मिलता जुलता ये सवाल है और मैंने आपको बताया था कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह समाजवादी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कैरेक्टर्स होते हैं? राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक, निजी स्वामित्व की कमी, निजी स्वामित्व का अभाव, ये चीज दिखाई पड़ता है। तो राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण होता है, निजी स्वामित्व का अभाव रहता है। तो आर्थिक आजादी तो हो ही नहीं सकती, नियोजन और नियंत्रण पूरा तरह से केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था रहती है। तो ये सब चीजें थी, ग इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए किसने सहायता दी थी? तो जाहिर सी बात है सोवियत संघ ने बहुत सहायता प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन किया? तो सोवियत संघ ने इसमें समर्थन किया था। भारत डैश के हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश है, किसके? रूस के हथियारों का। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो चुने गए इसमें बोरिस येल्सिन। पहले राष्ट्रपति मतलब कि सोवियत संघ मत समझिएगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस उत्तराधिकार में आया तो बोरिस येल्सिन आए, गोर्बाचेव के बाद। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? लिथुआनिया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन रहे? तो ये रहे मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि उसके बाद जो बोरिस येल्सिन आए वो पहले राष्ट्रपति रूस के रहे। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? विचारधारा की लड़ाई की शीत युद्ध की समाप्ति, इससे तो सोवियत संघ विघटित हुआ। नए देशों के उदय से हथियारों की होड़ की समाप्ति, ये तीनों जो चीजें थी इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ। विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई बल्कि खात्मा हो गया था। अरब क्रांति की शुरुआत किस देश की हुई? तो ट्यूनीशिया से हुई, जहां से पूरा एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह सरकारी एजेंसी, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ हो गया है ना, और अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं। अरब क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ थी? उपरोक्त सभी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी, ये मुद्दे इतने हावी हो रहे थे कि उस समय वहां पर इसका विरोध होना शुरू हो गया। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ, जब अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया और जो एक तरह से पूरा इराक का जो एक तरह से आप कह सकते हैं वर्चस्व बनाने का प्रयास था, उसको उन्होंने सैन्य अभियानों से परास्त किया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। शीत युद्ध या दो ध्रुवता का अंत कब हुआ? 1991 में। बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया 9 नवंबर 1989 को। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? बिल्कुल एक तरह से गैर जिम्मेदार, जो आंसरेबल नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखती थी और केवल रूस को ही ज्यादा प्रेफर करती थी। सोवियत आर्थिक प्रणाली किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। क्यों? क्योंकि ये पूरा समाजवादी विचारधारा से मिलता जुलता था। समाजवादी खेमे के देशों को क्या कहा जाता था? दूसरी दुनिया। और पहली दुनिया किस खेमे को कहा जाता था? फर्स्ट वर्ल्ड। पूंजीवादी विचारधारा, ठीक, जो किसके अंडर काम कर रही थी? अमेरिका। और इसमें एक और चीज क्या था? लोकतंत्र, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक निर्गुट तीसरी दुनिया थे जो किसी गुट में नहीं थे। सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया 1979 में। अब सत्य सत्य बताइए, बाल्टिक गणराज्य का संबंध अमेरिका से है? असत्य। 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? बिल्कुल सही बात है, जार निकोलस और उसके बाद लेनिन का पूरा प्रयास। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाने में सफलता की? बिल्कुल सही बात है। यूरी गागरिन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे? सत्य बात है, यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में गए। लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य था? बिल्कुल सही जवाब है। रूबल रूसी मुद्रा है? सत्य है। अब एक शब्द में आंसर यहां देना है कि रूसी उद्योगों को निजी कंपनियों में बेचने वालों को क्या कहा गया? तो इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। तो जब रूसी उद्योगों को हमने निजी कंपनियों में बेचा वहां पर आर्थिक सुधार के बाद, तो इसको गराज सेल कहा गया।
सोवियत संघ के विघटन के बाद उस क्षेत्र हेतु किस तरह के संगठन का निर्माण किया गया? तो स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल का गठन, मतलब जितने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहा गया, जितने 15 गणराज्य अलग स्वतंत्र हुए उन्होंने कॉमनवेल्थ बनाया। बाल्टिक गणराज्य कौन थे? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? लगभग 150 किलोमीटर। ठीक। CIS क्या है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। वो 15 गणराज्य जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, उन्होंने एक समूह बनाया। दो ध्रुवता का अंत कब हुआ? अति लघु प्रश्न है। तो सन 1991 में सोवियत व्यवस्था समाप्त होने की दो ध्रुवता का अंत हो गया, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ में जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो अपने आप समाप्त हो गई और एक ध्रुवता कामिल हो गई। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। दो ध्रुवीय देशों में कौन कौन से हैं? तो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका था, ठीक, जो पूंजीवाद, लोकतांत्रिक पूंजीवाद की बात करता था, और सोवियत संघ जो सत्तावादी समाजवाद की बात करता था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल मैंने चैप्टर में आपसे डिस्कस किया है। यहां पर बाजार का मैकेनिज्म काम करता है, यहां पर सरकार का नियंत्रण रहता है, तो ये चीज यहां पर थी। सोवियत प्रणाली क्या है? तो 1917 में रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिज्म जो था, इसके अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनाई गई, और कब तोड़ी गई? 1989 में। ये मत भूलिएगा, बार बार ये 89 वाला पूछा जाता है। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई, यही प्रश्न है आपसे। गोर्बाचेव द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक अर्थव्यवस्था का नाम लिखिए। तो गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका नामक अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधार की प्रारंभ किया। तो ये दो वो आर्थिक सुधारों का नाम था, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, जो गोर्बाचेव ने शुरू किया था। एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का क्या कारण था? एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय के कारण सोवियत संघ का विघटन था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था लागू हो गई। भारत की पूर्वी अवलोकन नीति यानी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना था। यानी कि हमें पहले यह था कि हम केवल पश्चिम की तरफ या अमेरिका की तरफ देखते थे, अब यह था कि हम थोड़ा पूर्वी देशों की तरफ भी देखेंगे, जैसे जो आसियान के देश हैं, फिर हमने उसमें बांग्लादेश वगैरह को भी इंक्लूड किया है। सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं। सोवियत प्रणाली एक योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी प्लान्ड एंड सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी पूरी थी ये, जिसमें 5 ईयर प्लान वाला भी कंसेप्ट आया। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण था, जिसको बोलते हैं स्टेट ओनरशिप। इसमें प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं था, केवल राज्य का ही क्या होता था? स्वामित्व होता था, राज्य की ही चीजें अधिकार में रहती थी। ये बिल्कुल दो इंपॉर्टेंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, लॉन्ग आंसर में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के दो कारण बताइए। तो इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जैसे खनिज तेल, लोहा और इस्पात और मशीनरी उत्पाद थे, क्योंकि 15 गणराज्य थे और सभी देशों के पास कुछ न कुछ अपने प्राकृतिक संसाधन थे, तो ये कारण था। सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद उद्योग भी उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का यहाँ उत्पादन किया जाता था, इसलिए ये बहुत सशक्त था। सोवियत प्रणाली की दो खामियां, लोगों को शासन की गलतियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए शासन निरंकुश होता गया। आम जनता का जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन बिता रहे थे, ये इंपॉर्टेंट था। सोवियत संघ के विघटन के दो कारण बताइए। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार और जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दो चीजों से विघटन हो गया। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां, इसके कारण भी विघटन हो गया। इसके अलावा वैचारिक, ये जब पहला पॉइंट हुआ तो क्या हुआ? वैचारिक जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। वैचारिक संघर्ष क्या? पूंजीवाद और समाजवाद का। वैचारिक संघर्ष की समाप्ति, ठीक है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉक थेरेपी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कैसे जो एक पूरा समाजवादी व्यवस्था था वो लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हुआ। इससे बहुत बड़ा आघात भी लगा। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, क्योंकि फिर IMF और वर्ल्ड बैंक ही इसको लीड कर रहे थे, उस पूरे पॉलिसी को। ये एक क्या था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि पूंजीवाद
से सॉरी समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद की ओर कष्टप्रद संक्रमण था, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था भी इससे बहुत प्रभावित हो गई। ठीक है, संक्रमण यानी ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? असमानता में वृद्धि हुई। पूंजीवाद का तो ये परिणाम होता ही है। जितना वेलफेयर स्टेट में आप बराबरी कर सकते हैं, साम्यवाद वाला जो कंसेप्ट है वो यहां नहीं हो सकता था। रूसी मुद्रा में गिरावट आई, असंतोष की भावना आई, तो बहुत ज्यादा इसने परेशान भी किया, इसलिए मैंने कष्टप्रद ट्रांजिशन इसको बताया है। सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति किस प्रकार की हो गई? सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति एक ध्रुवी यानी यूनिपोलर हो गई। लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार पूंजीवाद दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन था। इधर साम्यवादी दुनिया है, इधर पूंजीवादी दुनिया है। ठीक बात जी, आगे देखते हैं। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व था। ठीक बात। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उपभोग भी उन्नत था और बेरोजगारी यहां पर नहीं थी। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो भारत शीत युद्ध को रोकने की चाह करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र था। इसे महसूस हुआ कि अब विश्व में शीत युद्ध का दौर और अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण एवं संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी। भारत ने महसूस किया कि अब सैन्य गुटों के गठन की प्रक्रिया रुकेगी तथा हथियारों की तेज दौड़ भी थमेगी। भारत में सरकार तथा जनता को एक नई अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई देने लगी, क्योंकि भारत बार बार प्रयास कर रहा था कि इस तरह के युद्ध रोके जाएं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाने की ओर रुख किया। भारत रूस के हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट में रहा है रूस। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में से साझेदार हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत के हितों की पूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारा है। शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। तो कई निम्न बिंदुओं पर स्पर्श कर सकते हैं। पहला, असमानता में वृद्धि हुई निजीकरण के कारण, क्योंकि देखिए शॉक थेरेपी पूंजीवाद की तरफ था। पूंजीवाद तो प्राइवेटाइजेशन की बात करेगा। निजीकरण के कारण पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर और गरीब लोगों के बीच असमानता बढ़ गई। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया, लेकिन उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। शॉक थेरेपी से भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान था, सामाजिक पर नहीं। तो आर्थिक परिवर्तन पर ही ध्यान दिया गया, जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हुआ। आज भी आप रूस में देखिए तो डेमोक्रेसी कहने के लिए नहीं है, बल्कि कहीं संसद शक्तिहीन रही तो कहीं राष्ट्रपति बहुत सत्तावादी हो गए। इन देशों में संविधान निर्माण भी नहीं हो सका। गरीबी का प्रसार। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में गरीबी का प्रसार होने लगा। पहले लोगों को रियायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध होती थी, अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आकार पर निश्चित थी, जो पहले से अधिक थी। रूसी मुद्रा जो थी उसमें भी गिरावट आ गई। तो शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई। सामूहिक खेती यानी जो पहले क्या होता था, कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पहले सब मिल के खेती कर रहे थे और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, ये समाप्त हो गया। अब निजी स्वामित्व हो गया, तो अब धीरे धीरे खाद्यान्न का भी संकट आने लगा, जिस कारण लोगों में समक्ष खाद्यान्न संकट आ गया। रूस ने खाद्यान्नों का आयात करना शुरू कर दिया और खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ने लगी, तो बहुत समस्या आई। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को उसमें प्राथमिकता नहीं थी। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अंतर्गत अधिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसमें आर्थिक परिवर्तन की तो बात की गई, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य नहीं हुआ। जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बनना चाहिए वो नहीं हुआ। इन सभी देशों ने जल्दबाजी में संविधान का निर्माण किया। अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर हो गई। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्ति के रूप में उभरा, वर्णन कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ को महाशक्ति बनने में सहायता की।
संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली के अलावा विशाल ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी अच्छा उन्नत था। आवागमन व्यवस्था सुव्यवस्थित था। सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर यानी कॉमन लाइफ जो एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूनतम जीवन स्तर जो होना चाहिए उसको सुनिश्चित कर दिया। भूमि और अन्य उत्पादन संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, द्वितीय विश्व युद्ध तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे, परंतु 1949 में सोवियत संघ भी परमाणु बम बनाने में सफल हो गया। अब प्रत्येक क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी सोवियत संघ ने अपनी धाक जमाई जब रूसी नागरिक यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष का भ्रमण किया या कदम रखा। अब थोड़े लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं। तो सोवियत प्रणाली की खामियां बताइए। तो ये खामियां निम्नलिखित हैं। सोवियत प्रणाली में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं तथा नौकरशाही का नियंत्रण था। ठीक, नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आम नागरिक शासन और साम्यवादी दल की आलोचना नहीं कर सकते थे। नागरिकों का जीवन कठिन था जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छा जीवन जी रहे थे। साम्यवादी दल तथा शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायित्व के अभाव के कारण शक्ति का दुरुपयोग होता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण जनता में शासन के विरुद्ध अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी जबकि वह 15 गणराज्यों में से एक था। यह बहुत बड़ा कारण ये रहा। उसमें खासकर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो देश मिले हुए थे, जो जिन देशों ने मिलकर सोवियत संघ बनाया था, उनकी भावनाओं का कदर बिल्कुल नहीं करती थी। इससे अनेक गणराज्य और उनकी जनता उपेक्षित महसूस करती थी। अगला सवाल है कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। तो सबसे पहला कारण है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश और खासकर उसका खुद में निरंकुश हो जाना। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार था। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। साथ ही चुनाव का भी कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे सरकार का जनाधिकार खिसकता जा रहा था, जनाधार जो है, और जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना। ठीक, बहुत स्वाभाविक से कारण है। गोर्बाचेव द्वारा जो सुधार किए गए और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली तो लोग बोलने लगे खुद के। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लोगों को ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। धीरे धीरे खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से होने लगा, हर तरफ से समर्थन जा रहा था। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का भार, सबको लगा कि हमारी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। अगर हम यूगोस्लाविया हैं, अगर हम इस्टोनिया हैं, अगर हम तजाकिस्तान हैं तो हमारी अपनी देश, अपनी राष्ट्र भावना, अपनी, ये नहीं कि हम रूस के अंडर काम करेंगे। तो रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण था, क्योंकि सभी देशों को लगने लगा कि अब हमें अकेले अपना वर्चस्व बनाना है, हमारी अपनी संप्रभुता होगी, हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हम किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, और इसलिए विघटन तो स्वाभाविक था। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपने राज्य व्यवस्था को संदेह की नजर से देखने लगी। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। संसाधनों का अधिकांश आय परमाणु हथियारों पर व्यय। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण स्पष्ट है कि संसाधनों के आय का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर व्यय किया जाता था। साथ ही उसने अपने अधिकांश संसाधन पूर्वी यूरोप के अन्य देशों पर खर्च कर दिए ताकि वो सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। तो सोवियत संघ ने अपना परमाणु हथियार बनाने के लिए, कई देशों को अपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत ज्यादा अपव्यय किया, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, जिससे अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अर्थव्यवस्था का यह गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना। फिर औद्योगिकरण में पिछड़ना, औद्योगिकरण के विरोध के कारण, क्योंकि साम्यवादी था, समाजवादी था, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट हाथों में तो कभी हो नहीं सकता, तो इसके विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ नहीं रही थी। यही गोर्बाचेव ने महसूस किया, उसको लगा कि पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाएं और इसको हम और डेवलप करें। जैसा कि पश्चिमी देशों में हुआ, इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा जो सोवियत संघ के विघटन का कारण हुआ। अगला सवाल है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे रहे, बताइए। इसमें सबसे पहले आर्थिक संबंध देखते हैं। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त पर मदद की जब ऐसी सहायता पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई और विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाने, BHEL जैसी मशीनरी संयंत्र को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी।
भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया, मतलब रूबल और रुपया को एक जैसा कर दिया। इससे इंडिया का 30% कर्जा माफ हुआ। राजनीतिक बात करें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों में 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ को विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण ढंग से समर्थन किया। तो भारत भी गुटनिरपेक्ष होते हुए भी सोवियत संघ के पीछे थोड़ा खड़ा था। 1971 में जब जंग हुई तो भारत को बहुत सारी पनडुब्बियों से हेल्प करके सोवियत संघ ने मदद की। भारत को बहुत सारा आर्थिक, इसके अलावा सामाजिक सामरिक हथियारों की मदद, ये सब रूस हमेशा या सोवियत संघ करता रहा। सैन्य मामलों की बात करें तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य तकनीक भारत को देने को तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सके। संस्कृति, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। आपने अगर मेरा नाम जोकर मूवी देखी हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रूसी और इंडियन सॉफ्ट पावर जो था वो बढ़ा था। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की और परफॉर्मेंसेस किए। तो ये वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जो आपको जानने थे। तो कुल मिला के कुछ हमने प्रश्नों की श्रृंखला आपसे शेयर की जिसमें वन वर्ड्स, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, फिलप्स, ये सारे शामिल थे। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको और बहुत सारे सेशंस में प्रैक्टिस सेशंस कराऊंगा, लेकिन इन सवालों को आप जरूर देख लेंगे जो आपको एग्जाम से पहले और चैप्टर को खत्म करने के बाद जरूर देख लेने चाहिए। आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां आप नर्सरी से 12 तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स पर, हिंदी मीडियम में कक्षा 7 से 12 मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, IIT JEE की तैयारी के लिए अलग चैनल, नीट और कंपटीशन के लिए अलग चैनल। तो आप ये सारी की सारी शिक्षा 100% फ्री में पढ़ सकते हैं। जी हाँ, कोई पैसा नहीं, कोई कूपन कोड नहीं। चाहे आप वेबसाइट से पढ़िए, हमारे ऐप से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, आपको सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आप नए नए अपडेट्स भी पता चलनी चाहिए ना कि हम कौन सी वीडियो लेके आ रहे हैं, कौन सा नया इंफॉर्मेशन है। इसके लिए आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इससे जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपको सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम बहुत सारी वीडियोज आप तक लेकर आते रहें। जितना इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है और भी सब चैप्टर्स हैं वो प्लेलिस्ट में है, उसको आप देखते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।